वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण विलक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, पिछले वीडियो में उन्होंने देखा था वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जो आप लोग को चीजें समझ में आई वो बहुत इसी के थोड़े से संदर्भ में और थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रोसेस होता है ये। फिगर में डिफिकल्टीज होती है, बाकी तो सारी चीजें लगभग सेम रहने वाली है ना, प्रोसेस लगभग सेम रहने वाले हैं, लेकिन फिगर में थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी, थोड़ा सा डिफरेंट फिगर हमारा होता है और फिगर बनाने में भी थोड़ी मोटी प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आप फिगर को अच्छी तरीके से बना पाते हो तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप ज्ञात कर पाओगे। और यह जो मतलब क्वेश्चन होता है, ये जो टॉपिक होती है, ये अक्षीय स्थिति की तुलना में मोस्ट इंपोर्टेंट होती है बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आइए हम डिस्कस करते हैं। दूसरी टॉपिक हमारी है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, कहेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एट इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। निरक्षीय स्थिति क्या होती है? वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से वैद्युत द्विध्रुव के लंबवत गुजरने वाली रेखा वैद्युत निरक्षीय स्थिति कहलाती है, निरक्षीय रेखा कहलाती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, फिगर ड्रॉ करते हैं पहले। ठीक है, हम लेते हैं माइनस क्यू आवेश और एक लेते हैं, थोड़ा सा नीचे बनाते हैं, माइनस क्यू आवेश और एक लेते हैं प्लस क्यू आवेश। ठीक है, और ये हमारी हो गई इसके बीच की डिस्टेंस 2m। ये हमारा मिड पॉइंट हो गया O, इसको हमने मान लिया A, इसको हमने मान लिया B। ठीक है, इस मिड पॉइंट से इस जो डिस्टेंस होगी इसकी स्मॉल l, और ये मिड पॉइंट से इस आवेश की दूरी स्मॉल l। ठीक है, निरक्षीय रेखा की बात करें, इसके लंबवत वैद्युत द्विध्रुव के लंबवत वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा निरक्षीय रेखा कहलाती है। ठीक है, रेखा कहलाती है। तो इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? कहीं पे भी ले सकते हैं, किसी भी बिंदु में। मान लेते हैं कि ये बिंदु हमारा ये, इसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? ठीक है, तो देखिए हमें ये पता है कि आवेश, दो आवेश है, वैद्युत द्विध्रुव निकाय होता है, एक कोई आवेश नहीं होता है, ये एक निकाय होता है, दो आवेशों का एक निकाय होता है। तो इन दोनों आवेशों के कारण इस बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, इन अलग अलग आवेशों के परिमाण के कारण, है ना, जो भी होगा इनका हम क्या करेंगे, रिजल्टेंट परिणामी निकालेंगे, और परिणामी निकालने के बाद दोनों का हम फाइंड आउट करेंगे कि इस बिंदु पर दोनों आवेशों के कारण कुल कितनी तीव्रता प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो चूंकि इन आवेश और इस आवेश के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए यहां से इसकी दूरी का ज्ञात होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हम क्या करें कि इसके मिड पॉइंट, जो ये इसका मध्य बिंदु है, यहां से इसकी दूरी मान लेते हैं स्मॉल r। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से इसकी दूरी, जो हमारा पॉइंट है, इसकी दूरी हमने कितनी मान ले रखी, स्मॉल r मान ली। ठीक है, तो देखिए अब ये जो है, ये जो एंगल हमारा 90 डिग्री, ये भी एंगल हमारा 90। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, दो समकोण त्रिभुज का। ठीक है,
ये हमारा आर और ये हमारा एल, ठीक है। तो ये दूरी हम चाहें, ये हमारा आधार हो गया, ये हमारा लंब हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, कॉर्ड। इसकी दूरी हम आसानी के साथ याद कर सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कॉर्ड का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आपको पता है तो कहेंगे कॉर्ड का स्क्वायर, हमको नहीं पता है, ठीक है। तो मान लेंगे एपी बराबर बीपी, एपी का स्क्वायर बराबर बीपी का स्क्वायर, ये दोनों दूरियां बराबर हैं। तो क्या देंगे, लंब कितना भाई, लंब है आर स्क्वायर, आधार कितना है, दोनों का आधार एल है, प्लस एल स्क्वायर। तो क्या देंगे एपी बराबर बीपी, बीपी बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये हमारे डिस्टेंस बन जाएगी। यहां से इसकी दूरी हम ज्ञात कर पाएंगे, ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर फिर प्लस एल स्क्वायर, और ये हमारा हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। आई होप आपको चीजें समझ में आएगी, ठीक है। ये 1 बाई 1 चीजें हैं, फिगर्स में ही ये सारी चीजें आनी जरूरी है। अगर आप फिगर सही तरीके से समझ पाते हो तो आपको डेरिवेशन करने में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये तो पहला पढ़ा था। अब देखते हैं, देखिए जब हम परवलयाकार पथ पढ़ते हैं, परवलय पथ आप लोग पढ़े होंगे क्लास 11th में। तो जब परवलयाकार पथ पढ़ते हैं, जब किसी गेंद को उछाला जाता है उसकी वेग की डायरेक्शन ये होती है। तो इसमें दो घटक बनते हैं, एक ऊर्ध्वाधर घटक जिसे हम कहते हैं यू साइन थीटा, एक क्षैतिज घटक होता है जिसे हम कहते हैं यू कॉस थीटा, और ये हमारा वेग होता है। उसी तरीके से जब हमारा आवेश होता है, ये हमारा हो गया, जैसे मान लीजिए ये हमारा माइनस आवेश हो गया, ये हमारा प्लस आवेश हो गया, तो प्लस आवेश से वैद्युत रेखाएं माइनस आवेश की तरफ जाएंगी, ठीक है। तो इसके कारण ये एक वक्र का निर्माण करेंगे, तो इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो डायरेक्शन होगा, इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो होगी ईबी, ये होने वाली है। और यहाँ पे जो आएगी, यहाँ पे इसके तरफ जो आ रही होगी, इसकी डायरेक्शन ये होगी, ये होगी ई, ठीक है। तो इसके कारण इस बिंदु पर दो घटक बनेंगे, एक ऊर्ध्वाधर घटक ऊपर की ओर, देखिए ये बनेगा ई बी साइन थीटा, और ये बनेगा ई ए कॉस थीटा, ठीक है। ये बी अब बिंदु आवेश कारण होगा, ठीक है। और ये ए बिंदु आवेश कारण जो डायरेक्शन नीचे की तरफ आ रही है, इसका ऊर्ध्वाधर घटक नीचे की तरफ होगा, ई ए साइन थीटा, और यहां पे होगा ई ए कॉस थीटा। क्योंकि दोनों के डायरेक्शन सेम है तो ये दोनों एक ही डायरेक्शन, तो इनके क्षैतिज घटक एक ही डायरेक्शन में होंगे, परंतु ऊर्ध्वाधर घटक अलग अलग एक दूसरे के विपरीत हो। क्यों? क्योंकि इसकी दिशा इधर की तरफ है, इसकी डायरेक्शन इधर की तरफ है, तो ये दोनों ऊर्ध्वाधर घटक एक दूसरे के विपरीत पाए जाएंगे, ठीक है। लेकिन इनके जो क्षैतिज घटक होंगे उनकी दिशा एक ही तरफ है, ठीक है। आइए देखते हैं इसी के संदर्भ में, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा क्षैतिज घटक। इसका ये जो घटक बनने वाला है ये इधर की तरफ, ये वाला घटक नीचे की तरफ होगा, इसे हम क्या लेंगे ई ए तो ई बी, ठीक है, इसकी दिशा। इसका क्या हो जाएगा ई ए, इसको हम कह देंगे ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा। ये हमारा होने वाला है ई ए सॉरी ई बी साइन थीटा, और ये हमारा नीचे की तरफ हो जाएगा, इसको हम यहाँ पर रखते हैं ई ए साइन थीटा। एक थीटा कोण बनाएगा, ये भी थीटा, ठीक है। तो इस फिगर को थोड़ा सा हम बाहर निकालते हैं, तो यहाँ पे इसके दो फिगर्स का निर्माण होता है, टू फिगर्स का निर्माण होता है। देखिए दो फिगर्स का निर्माण होता है इस तरीके से, ये हमारा कोण हो गया थीटा, ये भी कोण हो गया थीटा, इसे हम कहते हैं ई ए कॉस थीटा, ई बी कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा, ठीक है। ये हमारा हो जाता है ई बी, ये हमारा होता है ई ए, इसको हम कहते हैं ई बी साइन थीटा, ये हमारा होता है ई ए साइन थीटा, और ये हमारा पॉइंट टू है। अब आप देख पा रहे होंगे ये दोनों, देखिए ये दोनों आवेश समान है, जितना प्लस है उतना ये माइनस है, तो दोनों का परिमाण समान है और दोनों का एंगल भी यहाँ पे समान है, और ये दोनों एक दूसरे के क्या है,
विपरीत है। तो जब दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं तो ये एक दूसरे के बराबर तथा विपरीत होंगे, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, एक दूसरे की तीव्रता को कैंसल आउट कर देंगे, छिड़ कर देंगे, है ना, निष्क्रिय कर देंगे। जब निष्क्रिय कर देंगे तो इनके इनके कारण इस बिंदु पर ऊर्ध्वाधर घटक के कारण बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो शून्य प्राप्त होगी। लेकिन क्षैतिज घटक के कारण बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो दोगुनी होगी। ठीक है, तो आइए, ये हमारा हो गया कंस्ट्रक्शन, ये हमारा फिगर ड्रॉ हो गया। इसका हम थोड़ी सी थ्योरी लिखते हैं, उसके बाद डेरिवेशन। ठीक है, कहेंगे माना माना दो बिंदु आवेश माइनस क्यू एवं प्लस क्यू एवं बी बिंदु पर स्थित है, बिंदु पर स्थित है, जिनका स्थिति सदिश जिनका, ठीक है, ए व बी बिंदु पर स्थित है, बस हो गया, ए व बी बिंदु पर स्थित है, जिनके मध्य की अल्प दूरी 2l है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु, द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर द्विध्रुव आघूर्ण के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, ज्ञात करना है। आगे देखिए क्या होता है, ज्ञात करेंगे क्या हो जाएगा, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, यहां पे पहले हम इसके बारे में डिसाइड करेंगे। बिंदु P पर ऊर्ध्वाधर घटक दोनों एक दूसरे के बराबर परंतु विपरीत है, तो ये एक दूसरे क्या कर देंगे, निष्क्रिय करेंगे। तो कहेंगे बिंदु P पर ऊर्ध्वाधर घटक एक दूसरे के बराबर परंतु विपरीत है, अतः यह एक दूसरे को निष्क्रिय कर देंगे, है ना। अतः बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E बराबर कितने हो जाएगी, देखिए ये दोनों तो एक दूसरे को निष्क्रिय करेंगे, कितना बचेगा, E A cos थीटा E B cos थीटा। ठीक है, तो क्या देंगे, E A cos थीटा प्लस E B cos थीटा, ये हमारा समीकरण नंबर 1 है ना। कहेंगे बिंदु आवेश A के कारण बिंदु P पर वैद्युत
क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, देखिए बिंदु ए के कारण, यहां के कारण, ठीक है। तो क्या होने वाला है, हम जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने का फॉर्मूला होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपन कितना आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आर स्क्वायर का स्थान कितना है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट में, तो कहेंगे कितना हो जाएगा, देखिए तो ई ए बराबर क्या देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपन कितना अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये होने वाला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपन कितना आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, समीकरण नंबर, ठीक है। कहेंगे पुनः बिंदु आवेश 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 बी के कारण, बी के कारण बिंदु पी पर, बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता कितना हो जाएगा जरा बताइएगा। सेम टू सेम इतना ही होने वाला है, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, जितने डिस्टेंस यहाँ पे उतने डिस्टेंस यहाँ पे, जितना परिमाण इसका है उतना परिमाण इसका है, सेम सेम होने वाला है, ठीक है। तो क्या देंगे ई बी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, समीकरण नंबर 2, ठीक है। देखिए आगे थोड़ा सा देखते हैं, फिगर अभी रखेंगे है ना, क्योंकि फिगर का थोड़ा सा उपयोग होने वाला है, नहीं तो हम इसे इरेज कर देते हैं, ठीक है। कहेंगे समीकरण 2 एवं 3 से दोनों मान बराबर है, कहेंगे ई ए बराबर ई बी, कहेंगे तब समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, ई बराबर क्या देंगे ई ए कॉस थीटा, तो क्या देंगे ई ए कॉस थीटा प्लस ई ए, ई बी का स्थान क्या रखते हैं ई ए कॉस थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा ई 2 हो जाएगा 2 ई ए कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए जितना एंगल यहाँ पे है वही एंगल यहाँ पे भी होगा, ठीक है। और हम लोग जब वैद्युत क्षेत्र की सॉरी जब त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे गणितीय भौतिकी में, भौतिकी गणित में जब हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे, त्रिकोणमिति में हमने बताया रहा होगा कॉस थीटा साइन थीटा tan थीटा की वैल्यू है ना, लाल बट्टा कट का, वहां पे हमने बताया रहा होगा कि कॉस थीटा बराबर होता है कितना आधार बटे में कॉड। देखिए कितना है यहाँ पे आधार है भाई यल है, कॉड कितना है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, अभी हमने निकाला है जस्ट वहां पे। तो कहेंगे कॉस थीटा बराबर सिंस कॉस थीटा बराबर कितना कहेंगे आधार यल, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। तो कहेंगे तब इसको समीकरण 4 मान लो, कहेंगे समीकरण 4 से, समीकरण 4 से कितना कहेंगे ई बराबर ई ए का मान कितना था, देखिए कितना रहा होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपन कितना था आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और यहाँ पे कॉस थीटा का मान कितना है यहाँ पे रखेंगे एल बाई आर स्क्वायर, तो कहेंगे एल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे समझने वाली बात, जब आधार बराबर होते हैं किन्हीं भी दो वैल्यू के आधार बराबर होते हैं तो घातें क्या हो जाती है जुड़ जाती है, ये घात आधार बराबर x x इसके घातें जुड़ जाएंगे x के पावर 1 + 1/2, ये होगा कितना x के पावर 2 2 + 1, ये होगा x के पावर 3/2। देखिए वही काम यहाँ पे भी होने वाला है सेम टू सेम, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब सॉरी यहाँ पे 2 रहेगा ना, 2 यहाँ पे ये 2 रहने वाला है, तो इसको रहेंगे 2 की
तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2QL बटे में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। जब कोई वैल्यू अंडर रूट एक्स होती है तो इससे हम लिख सकते हैं एक्स बाई एक्स टू पावर 1/2, इसे लिख देंगे 1/, लिख सकते हैं ना। तो कहेंगे ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए 2QL है, और चूंकि हम जानते हैं सिंस P बराबर होता है 2QL, तो इसके स्थान पे क्या रख देंगे 2QL के स्थान पे P, और ये होने वाला है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर कितना 3/2, यहाँ से आएगा। ठीक है, देखिए इसकी भी घात 1 है, इसकी भी घात 1/2 है, 1 में 1/2 जोड़ेंगे कितना आएगा 3/2, तो ये हो जाएगा 3/2। तो ई बराबर कहेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2, इतना आने वाला है। अब हम कहेंगे यदि यदि आर इज मच मच ग्रेटर देन एल, आर का मान एल से बहुत बड़ा हो तो अभी हम अच्छी स्थिति में बताए थे, बहुत बड़ा होगा तो क्या करेंगे एल स्क्वायर क्या कर लेंगे नगण्य ले लेंगे, नगण्य लेने पर तो क्या हो जाएगा एल स्क्वायर का मान 0, तो कहेंगे वेक्टर ई बराबर, इसको यहां लिखेंगे, कहेंगे यहां पे वेक्टर ई बराबर ना, यह नहीं लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा P बटन कितना आर स्क्वायर, ये पावर 3/2, 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, ये बचेगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपन कितना, ये हमारा क्या होगा अच्छी मात्रा क्या होगा हमारा न्यूटन प्रति कूलम, बता रहा होगा हमने न्यूटन प्रति कूलम, आवेश का मात्रा न्यूटन प्रति सॉरी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, तो ये हमारा अच्छी स्थिति में हो गया। अच्छी और निरक्षी स्थिति में हम लोग दोनों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/1 हम लोग ज्ञात करते हैं। अच्छी में हो गया, सॉरी निरक्षी है ना भाई, अच्छी नहीं निरक्षी, निरक्षी। ठीक है, अच्छी होता है हमारा कितना, कल हमने बताया था अगली वीडियो में, अच्छी कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपन कितना आर क्यूब, इसका मात्रा न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, हम कहेंगे अच्छी ई अच्छी बराबर 1/4 पाई, देखिए कहेंगे इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपन कितना आर क्यूब, ये अच्छे का मान है। जो हमारा ये 2 है इसको हमने आगे ले लिया, देखिए आगे ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। और ये किसका मान है, किसका मान निरक्षी का, ई निरक्षी का, तो कह देंगे ई अच्छी बराबर 2E निरक्षी। ठीक है, ये जो मान आएगा, देखिए अच्छी स्थिति पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, निरक्षी स्थिति क्या होती है दोगुनी होती है। ठीक है, अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षी स्थिति की दोगुनी होती है। ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, अच्छी स्थिति समझ में आ रही होगी, निरक्षी स्थिति 1/1। ये डेरिवेशन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं, है ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस बार का मोस्ट इंपोर्टेंट होगा, 2026 में ये मोस्ट इंपोर्टेंट होगा। ठीक है, 5 से 6 नंबर में क्वेश्चन आ जाएगा, और ये बड़ी चीज बहुत चीज सरल है, बस हमें क्या आना चाहिए, ये फिगर बनाना आना चाहिए, फिगर समझ में आ गया आपको, डेरिवेशन ऑटोमेटिक आ जाएगा, फिगर आए और आपको गणितीय भौतिकी आए। ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, और नहीं समझ में आ रही होंगी तो आप नीचे कमेंट करिए, फिर आपको हम 1/1 चीजें डिस्कस कर देंगे। ठीक है, तब तक के लिए देखते रहिए विद्यावृक्ष, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द विद्यावृक्ष। ओके।